बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं मिनिमम टाइम स्केल। मिनिमम टाइम स्केल जो है ये गवर्नमेंट के अनाउंस करदा स्केल्स होते हैं। इनको हम बेसिक पे स्केल भी कहते हैं। बेसिक पे स्केल्स, तो बेसिक पे स्केल जो हैं ये फेडरल गवर्नमेंट में और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इनमें 22 हैं, यानी BPS 1 से लेकर BPS 22 तक ये दिए गए। ठीक है, अब ये डिफाइंड है। गवर्नमेंट ख़ुद जो है स्केल फिक्स करके वो जब भी नए स्केल देती है, रिवाइज करती है, तो वो चार्ट बना के देती है स्केल्स के इनिशियल। उसको हम कहते हैं यानी MTS। यानी ये दोनों सेम चीज़ ही हैं, क्योंकि पे स्केल भी इनिशियल भी होते हैं और इसी को ही हम मिनिमम टाइम स्केल कहते हैं। और ये इस तरह दिए होते हैं, ये आपके सामने ही है। MTS इज़ मिनिमम बेसिक सैलरी ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रेड इन विच अ पर्सन इज़ एम्प्लॉयड। यानी जब भी कोई शख्स जो है गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट करता है, तो स्टार्ट करने से पहले, बल्कि इसको ऐसे समझेंगे, जब अखबार में ऐड आती है तो उसमें वो बताया जाता है कि आपको फ़लाँ ग्रेड में अपॉइंट किया जाएगा, यानी ये जो वैकेंसी है फ़लाँ ग्रेड की है। तो जब वो आदमी सेलेक्ट हो जाता है तो वो स्केल उसको दे दिया जाता है। तो ये स्केल ऐसे होता है, यानी इसमें 3 चीज़ें हैं, ये आपके सामने लिखी हुई हैं, 20,000, 2,000 और ये 40,000। ये एक एग्जाम्पल दी है, एक्चुअल नहीं है जी। ये होती है इनिशियल बेसिक, इसको हम कहते हैं इनिशियल बेसिक। ये जो है इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट। और ये होती है मैक्सिमम स्टेज ऑफ स्केल, मैक्सिमम स्टेज ऑफ स्केल। बेसिक जो है पे 2 तरह की हो जाती हैं। एक होती है इनिशियल बेसिक, ये इनिशियल है, ठीक है, इसी को हम MTS कहते हैं, इस हिस्से को। और जब 1 साल गुजर जाता है, यानी कोई भी सरकारी मुलाजम जब 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को 6 माह या 6 माह से ज़्यादा की सर्विस कर लेता है, तो फिर उसको ये इंक्रीमेंट मिल जाती है। ये जो दरमियान वाला पार्ट है ये मुख्तलिफ है, यानी ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक जो है हर स्केल की इंक्रीमेंट अलग है। जैसे जैसे स्केल ऊपर जाएंगे 1, 2, 3, 4, तो ये भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती। तो जिसने भी 6 माह सर्विस कर ली हो, 6 मंथ्स, कब? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को देखा जाएगा कि इसकी सर्विस 6 माह हो गई है, 6 माह या 6 माह से ज़्यादा, तो उसकी तनख्वाह में ये इंक्रीमेंट लग जाएगी। यानी 1 साल बाद क्या होगा, उसकी जो बेसिक पे है वो कितनी हो जाएगी? 22,000। यानी पहले साल यही होगी, इनिशियल बेसिक भी ये होगी, रनिंग बेसिक भी यही होगी, लेकिन जब 1 साल गुजर जाएगा तो फ़र्क पड़ जाएगा। ये इनिशियल होगी और ये 22,000 इंक्रीमेंट लगने के बाद ये रनिंग बन जाएगी। इसको हम कहते हैं रनिंग बेसिक पे। ठीक है, तो इसी तरह इंक्रीमेंट लगती जाती है। तो चंद हालात में क्या होता है कि वो इस लेवल पे पहुंच जाता है। तो पहले तो होता था मूव ओवर, उसको अगला स्केल दे दिया जाता था, लेकिन अभी मूव ओवर बंद है, तो फिर ये अलग से शो होना शुरू हो जाती है। तो ये बस आपके लिए इतना ही समझना काफ़ी है कि ये जो MTS है इसमें ये 3 चीज़ें क्या हैं। हमारा कंसर्न इससे है क्योंकि हम जो हाउस रेंट अलाउंस निकालेंगे वो इसका लेंगे 45% या 30%। एग्जाम्पल ऑफ MTS इज़ एज अंडर: इनिशियल बेसिक पे, एनुअल इंक्रीमेंट, मैक्सिमम स्टेज। एनुअल इंक्रीमेंट का आपको बता दिया कि जो शख्स, जो भी सरकारी मुलाजम 1 दिसंबर को 6 माह की सर्विस पूरी कर लेगा तो उसको ये इंक्रीमेंट मिलती जाएगी, हर साल मिलती जाएगी। ठीक है, आगे लास्ट स्टेज ये मैक्सिमम स्टेज है, फिर उसको अलग से या तो नया स्केल दे दिया जाएगा या फिर वो अलग से पर्सनल पे के तौर पर मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है,
अब हमने क्या करना है कि बेसिक सैलरी जो है, जब आप हाउस रेंट अलाउंस लेंगे, निकालेंगे हाउस रेंट, सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ, तो आपने क्या करना है 45% ऑफ MTS लेना है। सवाल में आपको ये दिया जाएगा MTS, तो उसका आपने 45% लेना है हाउस रेंट अलाउंस। अगर स्मॉल सिटी है तो ये आप 30% लेंगे, ये रेट अलग है। यानी बिग सिटी का 45% और स्मॉल सिटी का ये 30%, और ये MTS का लेना है। अगर सवाल में ये MTS ना गिवन हो, नॉट गिवन, देन यू विल टेक ऑफ बेसिक पे। यानी कुछ एक चीज़ तो ज़रूर दी होगी, यानी या MTS दिया होगा या बेसिक पे दी होगी, तो जो भी दिया हो तो फिर आपने उसी का ही ले लेना है 45 या 30। लेकिन अगर दोनों दिए जाएं तो देन यू विल हैव टू टेक 45% ऑफ MTS। अगर फिर इसका लेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे है जी आपका सैलरी फॉर प्रोविडेंट फंड पर्पस। अभी जब आप प्रोविडेंट फंड पे जाएंगे तो वहाँ भी एक जगह पे फार्मूला आएगा कि 1/3 ऑफ सैलरी। तो वहाँ सैलरी से मुराद क्या है, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस। ये याद रखिएगा, ये इन नोट्स में ये हमने लिख भी दिया है। सैलरी ब्रैकेट में लिखा है फॉर प्रोविडेंट फंड पर्पसेस, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस। ठीक है, इसी तरह आगे आ गया जी इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। इसके अंदर हमने जो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप करेंगे उनमें ये आने वाली चीज़ें हैं वो एक जगह पे लिख दी हैं। इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस, 1 पेंशन इज एग्जेम्प्ट इफ़ देयर आर 2 पेंशंस, हायर विल बी एग्जेम्प्ट एंड लोअर विल बी फुली टैक्सेबल। यानी एक पेंशन अगर हो वो एग्जेम्प्ट है, 2 पेंशनें दी जाएं तो जो ज़्यादा वाली है वो एग्जेम्प्ट होगी और कम वाली उस पर टैक्स लगेगा, फुली टैक्सेबल। इफ़ टैक्स पेयर इज़ रिसीविंग 2 पेंशंस आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स, बोथ पेंशन विल बी एग्जेम्प्ट। लेकिन जब जो रेसिपिएंट है यानी जो पेंशन वसूल कर रहा है, पेंशन रिसीवर, उसकी एज जो है वो 60 साल से क्रॉस कर गई, तो फिर एक पेंशन ले 2 ले, दोनों ही एग्जेम्प्ट होंगे। एक तो एग्जेम्प्ट है ही है, 2 भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। तो ये क्या है, चक्कर क्या है, यानी ये 60 साल से, उसमें ये होता है कि कई दफ़ा जो अब तो मुश्किल हो गया है क्योंकि अब तो सर्विस बढ़ा दी है। तो पहले ये था कि 18 साल सर्विस होती थी, तो एक सर्विस की पहले 15 होती थी, तो 18 में किसी ने ज्वाइन किया तो 15 साल जो है ना उसने सर्विस की, तो उसकी एज बन गई 33। एक पेंशन उधर से आर्मी से मिलना शुरू हो गई। फिर उसने किसी दूसरी जगह जॉब की, प्राइवेट किसी इदारे में कर ली या किसी और सरकारी में, तो उसकी अभी जो है ना 60 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। तो आप देख लें 33 में अगर उसने 34 में भी ज्वाइन कर लिया तो 25 सर्व पूरी कर लेगा, तो इसका मतलब होगा 57-58 साल की उम्र में उसकी दूसरी पेंशन लग गई। तो ऐसे केसेस में फिर जो ज़्यादा पेंशन है वो एग्जेम्प्ट होगी, कम वाली टैक्सेबल होगी। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, ये भी एग्जेम्प्ट है। इसका अलग से भी एक सवाल दिया हुआ है इन्हीं नोट्स में, उसमें बड़ी डिटेल से बताया गया। लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट LPR, ये सरकारी मुलाजमीन जो रिटायर्ड होते हैं 25 साल सर्विस पूरी करके या 60 साल की उम्र में, तो उनको जो पैसे मिल जाते हैं इकट्ठे, LPR जो है ना छुट्टियों के पैसे मिल जाते हैं, तो वो भी जो है एग्जेम्प्ट है। कम्यूटेशन ग्रेजुटी, ये भी रिटायरमेंट के वक्त पैसे मिलते हैं, कम्यूटेशन ग्रेजुटी ये भी एग्जेम्प्ट है। रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल यूज्ड फॉर ऑफिस, ये पहले पिछले लेक्चर में आपको बड़ी तफसील से बताया है कि जिसमें भी ऑफिस का या ऑफिशियल का लफ्ज़ यूज़ हो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी। ऑफिशियल या ऑफिस सोचना भी नहीं है आपने कुछ भी, जहाँ भी ऑफिस या ऑफिशियल का लफ्ज़ आ गया उसकी नो ट्रीटमेंट। मेडिकल रीइंबर्समेंट अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट
विद NTN नंबर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल रीइंबर्समेंट में ये अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा होना चाहिए, ठीक है, और NTN नंबर भी दिया हो तो तब एग्जाम्प्ट है। अगर ये NTN नंबर नहीं दिया तो फिर ये टैक्सेबल हो जाएगी। होटल बिल्स पेड बाई कंपनी रिलेटिंग टू ऑफिशियल ड्यूटी, समझ गए होंगे, इसमें ऑफिशियल आ गया, नो ट्रीटमेंट। रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरटेनमेंट फॉर ऑफिशियल मीटिंग, नो ट्रीटमेंट यानी एग्जाम्प्ट ही है। फ्री कॉफ़ी टी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क, एग्जाम्प्ट। फ्री और सब्सिडाइज्ड फूड टू होटल एम्प्लॉइज़, ये भी एग्जाम्प्ट। क्यों, ये मैं आपको बताया था कि देखें होटल में खाना पकता है, ठीक है, तो उसी में से मुलाजमीन को वो फ्री दे दें या कम पैसों पे दे दें तो ये भी एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन नहीं करना पड़ता। अगर वो स्पेशल यानी होटल के बजाय कोई और आ जाए तो फिर तो उनके लिए स्पेशल खाना बनेगा, उस पर कंपनी का खर्चा आएगा इदारे का, तो वो टैक्सेबल। लीव इनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एग्जाम्प्ट। फ़ी फॉर फ्रेशर कोर्स पेड बाय एम्प्लॉयर, एग्जाम्प्ट। क्यों, क्योंकि जो फ्रेशर कोर्स करवाए जाते हैं वो दफ्तर से मुतल्लिका जो काम होता है वो कोर्स करवाए जाते हैं, यानी उनके नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, दफ्तर को होगा, एग्जाम्प्ट। चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूशन, एग्जाम्प्ट, यानी जो एम्प्लॉयर हैं जो स्कूलों में कॉलेजेस में प्राइवेट ऐसे पढ़ाते हैं टीचर्स, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन होती है, तो इसमें भी देखें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आ रहा। क्यों, वही क्लास चल रही है, उस क्लास में से अगर एक दो बच्चों को फ्री कर दें तो वो उस पर बर्डन नहीं आएगा। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, अच्छा, ये जो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है ये वो है जो कि जॉइंट है, शेयर्ड है। अगर तो स्पेशल कार दी जाए, ठीक है, तो उसमें कुछ और ट्रीटमेंट है। ये वो है जो शेयर्ड है, जिसकी यानी एक कोस्टर जाती है तो उसमें तमाम लोग जो हैं दफ्तर के उनको उठा के सुबह उठाती भी है और शाम को छोड़ भी देती है, तो ये एग्जाम्प्ट है। सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय होटल, ये भी एग्जाम्प्ट है। TAD अलाउंस इज़ पेड टू एम्प्लॉय टू परफॉर्म ऑफिशियल ड्यूटी, ये देखें, ये इसमें ऑफिशियल का लफ्ज़ आ गया, एग्जाम्प्ट। आगे एनी सेविंग, कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो उनको पैसे देते हैं, जैसे कोई मुलाजम जो है दफ्तरी काम के सिलसिले में लाहौर गया, उसको TAD मिलता है सरकारी रेट पे। सपोज़ 10,000 रुपये उसको मिला, तो उसने खर्चा किया तो 9,000 हुआ, तो 1,000 बच गया, बचत होगी उसको। यानी वो किसी हल्की ट्रांसपोर्ट उसने यूज़ कर ली, कोई सस्ते होटल में रहा तो उसको 1,000 रुपये बचत होगी। जो पैसे उसको मिलते हैं वो तो गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन किए हुए हैं TAD में कि जी फ़लाँ इतना डेली अलाउंस मिलेगा, इतना ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, वो उनको मिल जानी है। आगे वो जो एम्प्लॉई है ये उसके ऊपर है कि कौन सी वो मीडियम यूज़ करता है, किस होटल में ठहरता है। तो अगर सेविंग हो जाएगी तो ये भी एग्जाम्प्ट है, यानी उन्होंने इसको निकाल ही दिया कि जी अगर सेविंग भी होगी तो वो भी एग्जाम्प्ट। एनी सेविंग फ्रॉम TAD अलाउंस इज़ आल्सो एग्जाम्प्ट। कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये भी एग्जाम्प्ट है। ये याद रखें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा है, आगे प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, तो वो एग्जाम्प्ट नहीं है। कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये एग्जाम्प्ट है। ग्रांट रिसीव फ्रॉम बेनेवोलेंट फंड, ये भी एग्जाम्प्ट है। इसमें क्या होता है बेनेवोलेंट फंड में कि पहले मुलाजमीन की तनख्वाह से पैसे कटते हैं, बाद में जब कोई बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है या बेटी की शादी की है उस पर कोई पैसे मिलते हैं, तो ये भी एग्जाम्प्ट है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पे एंड अलाउंसेस को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।